डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने सॉइल से होने वाले सीपेज या मृदा से होने वाले रिसाव के बारे में पढ़ना शुरू किया था। बेसिक डेफिनेशंस और फ्लो नेट के पार्ट के बारे में हमने पहले स्टडी कर ली। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि सीपेज क्या होता है, सीपेज के क्या प्रभाव होते हैं, क्या समस्याएं होती हैं सीपेज के कारण, फ्लो नेट क्या होता है, फ्लो नेट के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं जैसे कि फ्लो लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन, फ्लो चैनल और फील्ड के बारे में हमने जान लिया था। लाप्लास इक्वेशन में क्या एजम्पशंस होते हैं वहां तक हमने पढ़ लिया था। आज हमें फ्लो नेट की प्रॉपर्टीज देखनी है, यूजेस ऑफ फ्लो नेट देखने हैं, क्विकसैंड कंडीशन क्या होती है इसके बारे में देखना है, फेरेटिक लाइन या सैचुरेशन लाइन क्या होती है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में, और अर्दन स्ट्रक्चर की सेफ्टी हम कैसे पक्का करते हैं, कैसे इंश्योर करते हैं, उसके बारे में देखना है। तो ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं। हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि हमारा जो फ्लो नेट होता है, फ्लो नेट में दो कंपोनेंट होते हैं। ये जो रेड से दिखाई गई हैं ये फ्लो लाइन है और जो ब्लू से दिखाई गई हैं ये हमारी इक्विपोटेंशियल लाइन है। ऐसी लाइन है जो समान कुल शीर्ष के बिंदुओं को मिलाती है। इसके अलावा पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था कि दो लगातार प्रवाह रेखाओं के बीच का भाग प्रवाह चैनल कहलाता है। दो लगातार प्रवाह रेखाओं के बीच का भाग फ्लो चैनल कहलाता है। जैसे कि एक फ्लो चैनल ये हुआ और दूसरा फ्लो चैनल ये हुआ, और प्रत्येक फ्लो चैनल से समान विसर्जन होगा, यानी दोनों से इकाई समय में होने वाले विसर्जन की मात्रा, डिस्चार्ज की मात्रा समान होगी। अगर पहले फ्लो चैनल से Q1 डिस्चार्ज होता है तो इससे भी उतना ही डिस्चार्ज। दो समविभव रेखाएं और दो प्रवाह रेखाओं के बीच का हिस्सा ये फील्ड कहलाता है, और फील्ड में समविभव रेखाओं के बीच की दूरी जितनी कम होगी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट उतना ज्यादा होगा। फील्ड की डायमेंशन जितनी कम होगी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट उतना ज्यादा होगा। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू एक क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी तो क्विकसैंड कंडीशन बनेगी और हमारा स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो सकता है। तो हम प्रवाह संजाल के चार हिस्से, दो मुख्य प्रवाह रेखाएं, समविभव रेखाएं, फिर फ्लो चैनल और फील्ड, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फील्ड के बारे में हमने ये पढ़ा था कि दो लगातार समविभव रेखाएं और दो लगातार प्रवाह रेखाओं के बीच के हिस्से को फील्ड कहते हैं। फील्ड की डायमेंशन लगभग वर्गाकार हो। प्रवाह संजाल के गुण के बारे में हमें अब देखना है, यानी हमारे फ्लो नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। कोई भी दो समविभव रेखाएं एक ही बिंदु से ना तो प्रारंभ होंगी ना ही किसी एक ही बिंदु पर समाप्त होंगी। देखिए, समविभव रेखाएं वो रेखाएं हैं जो एक ही शीर्ष, एक ही कुल शीर्ष के बिंदुओं को मिलाती हैं। अगर कोई दो रेखाएं एक ही बिंदु से प्रारंभ होंगी तो उन पे दो अलग अलग टोटल हेड मिलेंगे जो किसी तरह से पॉसिबल ही नहीं है। कोई दो प्रवाह रेखाएं एक ही बिंदु से ना तो प्रारंभ होंगी ना ही एक ही बिंदु पर समाप्त होंगी। कोई दो प्रवाह रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी। कोई दो समविभव रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी। क्षेत्र की विमा छोटी होगी तो जल प्रवणता अधिक होगी। क्षेत्र की डायमेंशन अगर छोटी है तो जल प्रवणता अधिक होगी। ये हमारे प्रवाह संजाल के कुछ गुण थे। कुछ और, समविभव रेखाएं और बहाव रेखाएं
एक दूसरे को लगभग 90 डिग्री पर काटती हैं। प्रत्येक क्षेत्र लगभग वर्गाकार होता है। दो समविभव रेखाओं के बीच में समान शीर्ष अंतर या समान शीर्ष की हानियां होती हैं। दो लगातार प्रवाह रेखा के बीच में समान विसर्जन होता है। यदि क्षेत्र की माप छोटी है तो उसमें जल का वेग अधिक होगा और जल प्रवणता भी अधिक होगी। हमारे प्रवाह संजाल के गुण थे। इस डायग्राम को देखते हैं तो इस डायग्राम में हम कुछ चीजें समझ सकते हैं। जैसे अगर दो प्रवाह रेखाएं एक ही बिंदु से शुरू होंगी तो यहाँ पे एक पार्टिकल वो कौन सा रास्ता फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा कि ये हम पक्का नहीं कह सकते, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। दो प्रवाह रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो जब कोई कण यहाँ होगा वो इसको फॉलो करेगा या इसको, ये भी हम पक्का नहीं कह सकते। दो समविभव रेखाएं अगर एक ही बिंदु से शुरू होती हैं तो उस पर हेड इतना होगा या इतना होगा, ये नहीं कह सकते। तो इस कारण से हम सारे के सारे एजम्पशंस जो आपको प्रवाह संजाल के गुण बताए हैं उन्हें हम समझ सकते हैं। अगला था प्रवाह संजाल के उपयोग। प्रवाह संजाल के 4 प्रमुख उपयोग हैं। किसी संरचना से होने वाले रिसाव की मात्रा का मापन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी बिंदु पर कुल शीर्ष की गणना करना, किसी भी बिंदु पर दाब शीर्ष की गणना करना और किसी भी बिंदु पर जल प्रवणता की गणना करना। इन सबको विस्तार में हम अगले प्रेजेंटेशन में देख लेंगे। थैंक यू।